अभी जो आपने वीडियो देखा है इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 7 सितंबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 7 सितंबर 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है माउंट सीनाबंग को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाओगे। क्या बोला गया है, देखो हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो उन आर्टिकल्स में से कौन सा एक ऐसा आर्टिकल है जो कि राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस को प्रोटेक्शन देता है। ऑप्शन ए बोलता है आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 25 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 29। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। वो जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा है ना, वो वीडियो कोल्हापुर का है और ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो चुका है। पिछले 2 दिनों के अंदर एक मोस्ट वॉच्ड वीडियो की कैटेगरी के अंदर ये आ चुका है। इनफैक्ट सभी न्यूज़पेपर्स जो हैं इस आर्टिकल को कवर कर चुके हैं। आप लोग देख पाओगे आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर क्या होता है ना कि देखो एक हॉस्पिटल के अंदर में पेशेंट सामने बैठा है और कुछ बातचीत वगैरह चल रही होगी, लेकिन क्या होता है अचानक से यहाँ पर इस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। तो जो डॉक्टर है, अच्छा ये था कि सामने ही बैठे थे डॉक्टर, तो डॉक्टर ने यहाँ पर क्या किया, पेशेंट को सीपीआर दिया और सीपीआर से यहाँ पर उस हार्ट अटैक को आपने देखा वीडियो के अंदर कि तुरंत ही ठीक कर दिया। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है आज के टाइम पर इन डॉक्टर की, मतलब पूरे सोशल मीडिया पर यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा था। तो यहाँ पे जो सीपीआर है वो होता क्या है, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रेससाइटेशन। तो ये सीपीआर यहाँ पर दिया गया। कैसे दिया जाता है, जैसे यहाँ पर आपने देखा डॉक्टर ने क्या किया, चेस्ट को थंप किया, धीरे धीरे यहाँ पर ठोका, तो वैसे यहाँ पर ये सीपीआर दिया जाता है, जिसके बेसिस पर आपने देखा कि जो पेशेंट है वो हैंड टू हैंड वापस से रिकवर हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया पर डॉक्टर अर्जुन अदनायक, क्योंकि डॉक्टर का नाम है ये, तो इनको यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट भी यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ पर कुछ नया पता चला, ठीक है ना। तो कुछ मतलब अलग से ट्रेंड ही कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो भी मिला मुझे, मैंने सोचा चलो वीडियो को ऐड कर देते हैं, ये भी आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो पेज नंबर 1 पर एक पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से लिंक कर पाओगे। तो आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपको पता होगा रिसेंटली बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया आती हैं, काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ होगा और ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला। तो कल के दिन क्या हुआ, बांग्लादेश की पीएम और साथ ही साथ में हमारे पीएम मोदी, तो इनके बीच में डिस्कशन हुआ है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, जैसे कि काफ़ी सारे बायलैटरल इश्यूज़ आपको देखने को मिल जाते हैं आज के टाइम पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। देखो रिलेशंस अपने आप में बहुत अच्छे हैं दोनों कंट्रीज़ के, आपने देखा है, लेकिन कुछ इश्यूज़ भी हैं। इश्यूज़ जैसे कि तीस्ता रिवर को लेकर इशू है, तो उस इशू को यहाँ पर रिजॉल्व किया गया है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। साथ ही साथ में जैसे ये बातचीत होती है, उस बातचीत के बाद में जो
बांग्लादेश के विजिटिंग लीडर थे इंडिया के अंदर में, उन्होंने बोला कि देखो इंडिया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्लोजेस्ट नेबर है बांग्लादेश का, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा लगभग 54 जो कॉमन रिवर्स हैं वो यहाँ पर बहती हैं, या फिर मतलब आप कह सकते हो 54 ऐसी कॉमन रिवर्स, आपको ऐसी नदियाँ देखने को मिलती हैं जो कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों आपस में शेयर करते हैं। 4000 किलोमीटर का लंबा सा बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा जो कि दोनों कंट्रीज़ शेयर करती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इंडिया जो है बांग्लादेश के लिए एक इम्पॉर्टेंट और क्लोजेस्ट नेबर है, ऐसा भी यहाँ पर उन विजिटिंग लीडर्स का कहना है। साथ ही साथ में देन मेंशन किया जाता है कि दोनों कंट्रीज़ ने कुछ अग्रीमेंट्स यहाँ पर किए हैं, लगभग 7 अग्रीमेंट करे गए हैं। वो 7 अग्रीमेंट कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पर रेलवे को लेकर बातचीत करी गई है, रेलवे के मामले में कोऑपरेट किया गया है। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस कॉपरेशन, मीडिया और साथ ही साथ वाटर शेयरिंग के मुद्दे पर यहाँ पर 7 अग्रीमेंट्स करे गए हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ये आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे। प्लस इसी बातचीत ने बहुत सारे जो इश्यूज थे उसको रिजॉल्व किया है, जैसे कि तीस्ता वाटर, मैंने आपको बताया तीस्ता वाटर डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा। इस चीज़ को लेकर एक विवाद बना हुआ था लंबे समय से, तो उसको लेकर यहाँ पे मामला सुलझाया गया है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। देन उसके बाद में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है यहाँ से, वो ये है कि इतने सारे जो 7 अग्रीमेंट करे गए हैं ना, इन 7 अग्रीमेंट से एक अग्रीमेंट ये भी है जो कि कुशियारा रिवर को है। कुशियारा रिवर को लेकर एक अग्रीमेंट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। रिवर वाटर एग्रीमेंट को लेकर जो टॉपिक है, ये लगभग 28 साल बाद कुछ ऐसा रिवर को लेकर यह अग्रीमेंट हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो कि कुशियारा रिवर को लेकर है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, कुशियारा वॉज द फर्स्ट रिवर रिलेटेड अग्रीमेंट दैट टू साइड रीच 28 ईयर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ गंगा वाटर एग्रीमेंट ऑफ 1996। जो 1996 में गंगा वाटर एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर 28 साल बाद कुछ इस प्रकार का ये कुशियारा वाटर एग्रीमेंट भी हुआ है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। अब यही बिल्कुल सेम आर्टिकल ना आगे भी पेज नंबर 10 पर कवर किया गया है, क्योंकि ये तो यहाँ पर थोड़ी सी बातें बताई गई कि हाँ 7 अग्रीमेंट साइन हुए, किस किस सेक्टर को लेकर अग्रीमेंट साइन हुए वो हमने डिस्कस किया। लेकिन आगे जो पेज नंबर 10 पर आर्टिकल दिया गया है ना, वहाँ पर बताया गया कि बांग्लादेश अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है काफ़ी सारे डिफेंस आइटम्स को लेकर, है ना। बांग्लादेश डिसाइड करता है कि काफ़ी सारे जो डिफेंस आइटम्स हैं वो इंडिया से वो परचेज़ करेगा, वो आगे कवर किया गया है। तो आगे जब पहुँचेंगे तो वहीं पर इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन आपको देख लेनी है। साथ ही साथ में अब इस आर्टिकल का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर एक निकल कर आता है कुशियारा रिवर, इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया गया है। तो कुशियारा रिवर क्या है इसके बारे में ज़रूर से जानना है। कुशियारा रिवर एक डिस्ट्रीब्यूटेड रिवर आपको देखने को मिलेगी जो कि बांग्लादेश और असम में शेयर होती है, यानी बांग्लादेश और असम के बीच में यहाँ पर ये पूरी नदी बहती है। और कुशियारा नदी बेसिकली बैराक रिवर का ही एक ब्रांच है। अब ये क्या है इसको थोड़ा सा मैप से समझते हैं। इस वाले मैप को देखो, अगर मैं यहाँ पर जूम करता हूँ ना नीचे, तो आपको इस वाले मैप में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। जैसे यहाँ पर ये इंडिया का बॉर्डर हुआ है ना, ये सिक्किम हुआ, फिर उसके बाद में इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको बांग्लादेश देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बांग्लादेश में कलरिंग कर दूँ तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये बांग्लादेश देखने को मिलेगा। तो जो कुशियारा नदी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? बिल्कुल जस्ट बॉर्डर पर एग्जैक्टली अगर हम लोग चलें तो आपको ये देखने को मिल जाता है, नीचे बांग्लादेश है, ये आपको कुशियारा नदी देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। अब उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि कुशियारा नदी क्या है, बैराक रिवर की ही एक ब्रांच है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली बैराक नदी है ना, इसी की यहाँ पर ब्रांच आपको कुशियारा देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जो बैराक है ये डिवाइड हो जाती है, एक तरफ कुशियारा में डिवाइड हो जाती है, दूसरी तरफ यहाँ पर सुरमा में डिवाइड हो जाती है। तो ये दो छोटी छोटी नदियों के अंदर डिवाइड हो जाती है, ऐसा भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगर जूम करके देखना है तो इस पर्टिकुलर पिक्चर में भी आप लोग एक बार देख सकते हो। चलो इसमें भी मैं एक बार भी दिखा देता हूँ। जब हम लोग मैप को ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये इंडिया के बॉर्डर्स देखने को मिलेंगे, है ना। ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला हिस्सा हो गया पूरा का पूरा। यहीं पर आपको ये बैराक नदी देखने को मिलती है, एग्जैक्टली ये जा रही है और यहीं पर ये डिवाइड हो जाती है कुशियारा में। कुशियारा इधर आ जाएगी क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है बॉर्डर के बाद इधर हम लोग आ जाते हैं बांग्लादेश के अंदर। तो इधर यहाँ पर कुशियारा नदी आ जाती है और इधर ये डिवाइड हो जाती है इधर सुरमा के अंदर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से ये डिवाइड हो जा रही है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी डिटेल से डिस्कशन करेंगे, सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना। देखो यहाँ पर क्या मेंशन किया जाता है
पहले मैं आपको बता दूं, इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 और जीएस पेपर नंबर 1 दोनों से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगेन रिवर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है SYL नाम का एक गाना भी आया था, आपको पता होगा रिसेंटली, जिसको लेकर काफ़ी इशू भी हुआ था। वो सब क्या है समझेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट पंजाब और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से बोलता है कि आओ बैठो और ये जो SYL कैनाल डिस्प्यूट है ना, इसके ऊपर बातचीत करो। ये SYL क्या है, यह है सतलज यमुना कैनाल, ठीक है ना। सतलज यमुना जो लिंक कैनाल है उसके बारे में चर्चा की जा रही है, इस वजह से इसको हम लोग SYL बोलते हैं। सतलज यमुना ये दोनों नदियों को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक कैनाल बनाने की जो चर्चा है वो बहुत पहले से हो रही है। आज तक वो कैनाल बना नहीं है, उसको लेकर हमेशा से ही विवाद रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर यह विवाद पंजाब और हरियाणा के बीच में है। तो पंजाब और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि बैठकर यहाँ पर इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए और इस पूरे मामले को सुलझाया जाए और ये जो लिंक कैनाल है इसको पूरा किया जाए, क्योंकि अभी तक ये अधूरा पड़ा हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि जैसे कि यहाँ पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत मान हो गए, हरियाणा के यहाँ पर काउंटर पार्ट मनोहर लाल हो गए, इन दोनों को यहाँ पर बोला है कि भाई आप डिस्कशन करो और ये जो कैनाल है ना इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करो और इस कैनाल को पूरा करो। पिछले 20 सालों से ये कैनाल पूरी तरह से इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, ये मुद्दा पेंडिंग पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में आर्टिकल में इस पूरे के पूरे मुद्दे के बारे में समझाना स्टार्ट किया कि आखिरकार ये लिंक कैनाल क्या है और कैसे स्टार्ट होता है, ये इशू कब कब हुआ। चलो एक एक करके सारी बातें मैं आपको टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि कब कब क्या क्या हो रहा था। तो पहले बिल्कुल बेसिक्स पर चलते हैं, क्योंकि ये डिस्प्यूट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सतलज और यमुना दो रिवर की। तो जब आप लोग मैप में देखते हो तो सतलज नदी निकल कर आती है हिमालय से, ठीक है ना। हिमालय वाला जो रीजन है, तिब्बत वाला जो रीजन बेसिकली है, वहाँ से वो नदी निकल कर आती है और इस प्रकार से ये सतलज निकलती हुई और पंजाब से होती हुई गुजरती है। और पंजाब से होती हुई कहाँ पे गुजरती है, ये आप देखोगे पंजाब से निकलती हुई ये इधर पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान के इंडस नदी के अंदर ये यहाँ पर जुड़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तिब्बत से निकल कर आई और इस प्रकार से पंजाब से बहती हुई चली गई। अब क्या हुआ, पंजाब के अंदर यहाँ पर इस नदी का एक तरीके से आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा रोल है। फिर पंजाब के नीचे आपको यहाँ पर हरियाणा देखने को मिलेगा। ये तो यहाँ पर हो गया, बॉर्डर ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया पंजाब ऊपर, नीचे आपको हरियाणा देखने को मिलेगा। अब हरियाणा से यहाँ पर एक नदी निकलती है, वो कौन सी है, वो आपको यमुना नदी देखने को मिलेगी। यमुना भी यहाँ पे बस थोड़ा सा किनारे से आपको देखने को मिलेगा कि निकल कर चली जाती है। तो पंजाब से यहाँ पर सतलज नदी निकली और हरियाणा से यहाँ पर यमुना नदी निकली। अब हो क्या रहा है, लंबे समय पहले बात ये की गई थी कि इन दोनों नदियों को जोड़ दिया जाएगा। क्यों, अब यहाँ पे उसके पीछे का रीज़न यह है कि देखो एक समय पर हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा, मतलब कि पूरा का पूरा ये एक अनडिवाइडेड पंजाब हुआ करता था। बाद में हरियाणा यहाँ से अलग हो गया था। तो जब अलग हुआ तो यहाँ पे हरियाणा के पास में कोई वाटर इतना प्रॉपर था नहीं, तो एक एग्रीमेंट किया जा रहा था। एग्रीमेंट ये था कि जो ये सतलज नदी जा रही है पंजाब से, इस सतलज नदी से पानी खींच कर लेकर आया जाएगा हरियाणा के अंदर में और हरियाणा के अंदर उस पानी का उपयोग किया जाएगा। अब आप कहोगे कैसे लेकर आएंगे, तो उसी के लिए बनाया जाता है कैनाल। कैनाल मतलब यहाँ पर एक छोटा सा लिंक देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा ये सतलज नदी हो गई और ये यमुना हो गई, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक छोटा सा कैनाल या नाला टाइप आप कह सकते हो वो बना दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि सतलज नदी का जो पानी है ना वो यहाँ से निकाल कर इधर यमुना के अंदर लेकर आया जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैनाल बनाने के बारे में चर्चा बहुत पहले ही हो चुकी है, बट अभी तक ये कैनाल कंप्लीट नहीं हो पाया है। ये आपने बेसिक समझा। अब चलते हैं हिस्ट्री या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ, और साथ ही साथ समझेंगे कि क्यों पंजाब जो है वो पानी देने से बार बार मना करता है। पंजाब बोलता है हम यहाँ से पानी नहीं देने वाले हरियाणा को, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे बैकग्राउंड की बात करें तो ये साल शुरुआत होता है 1960 से, ठीक है ना। तो 1960 में यहाँ पर क्या होता है, ये जो डिस्प्यूट है वो शुरू होता है, जिसकी वजह से इसके 6 साल बाद 1966 के अंदर हरियाणा बनता है। पंजाब से निकलकर हरियाणा अलग से बनता है, ठीक है ना। तो हरियाणा अलग हो गया, पंजाब अलग हो गया। अब जैसे दोनों अलग होते हैं प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं रिवर वाटर की शेयरिंग को लेकर कि हरियाणा के पास में पानी कैसे आएगा। सारा पानी तो पंजाब के पास चला गया, पंजाब के पास से सतलज नदी जा रही है, तो यहाँ पर कुछ पानी हरियाणा को भी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर विवाद स्टार्ट हुआ। अब होता क्या है, हरियाणा चाहता है कि कुछ पानी हमारे पास में भी आए। तो जैसे यहाँ पर वो चाहता है कि हमारे पास में पानी आए सतलज नदी से, तभी यहाँ पर एक आइडिया आता है कि हाँ ऐसा हो तो सकता है,
हो कैसे सकता है कि सतलज नदी से एक कनाल बना दिया जाए, कनाल बना के यमुना से जोड़ दिया जाए और सतलज नदी से पानी जो है यमुना तक पहुंचा दिया जाए। ऐसा यहाँ पर हो सकता है। तो हरियाणा यहाँ पर ये आइडिया लेकर आया। अब होता यह है कि पंजाब इसको मना कर देता है। पंजाब बोलता है नहीं, हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं करने वाले, ये जो रिवर है ये हमारे स्टेट को बिलोंग करती है और हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे और हमारी ज़रूरतें भी बहुत सारी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो यहीं से डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ डिमांड उठ चुकी है कि हमें पानी चाहिए, दूसरी तरफ पंजाब मना कर चुका है कि हम लोग पानी नहीं देंगे। फिर उसके बाद बात आती है 1981 की। 1981 में क्या होता है, दोनों राज्य तैयार हो जाते हैं, समहाउ यहाँ पर दोनों रेडी हुए कि चलो ठीक है हम लोग पानी को रीएलोकेट कर लेंगे, आपको हम पानी प्रोवाइड करवा देंगे, जैसे तैसे रेडी हो गए थे। लेकिन क्या होता है 1981 में ये तो रेडी हो गए, इसके अगले ही साल 82 के अंदर जैसे ही कनाल बनाने का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, जैसे ही वो नाले की खुदाई स्टार्ट होती है, लगभग ये जो कैनाल है ना ये 214 किलोमीटर का है, ध्यान रखना। सतलज नदी से यमुना तक जो ये कैनाल बनाया जा रहा है 214 किलोमीटर का है। तो कंस्ट्रक्शन जैसे ही स्टार्ट होता है बहुत सारा बवाल होने लगता है। पंजाब के अंदर कपूरी विलेज में कंस्ट्रक्शन लॉन्च हुआ, उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ बहुत सारा। इनफैक्ट तो जो वहाँ पे लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम कर रहे थे, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मार भी दिया गया था, एसेसिनेशन भी वहाँ पर हुआ था, इतना ज़्यादा बवाल हुआ था। उसके बाद से वहाँ पर वो जो कंस्ट्रक्शन है वो रुका पड़ा है, बहुत लंबे अरसा हो चुका है, वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट वापस से नहीं हुआ। फिर उसके बाद में क्या होता है, समय आता है 1982 के बाद में 1985 में जो प्राइम मिनिस्टर हैं राजीव गांधी जी, साथ ही साथ में यहाँ पर जो उस समय अकाली दल चीफ थे, तो इन दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया। और एग्रीमेंट साइन करने के साथ साथ इन्होंने बोला कि चलो ये मुद्दा थोड़ा सा बढ़ चुका है तो इस मुद्दे पर एक ट्राइब्यूनल को बैठा लेते हैं और वो ट्राइब्यूनल इस वाटर शेयरिंग के मुद्दे को इवैल्यूएट करेगा, इसको असेस करेगा, इसका मूल्यांकन करेगा, सही से डिटेलिंग हमें प्रोवाइड करवाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक इरादी ट्रिब्यूनल को बनाया गया और वो जो ट्रिब्यूनल है ना उसको हेड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जज वी बालाकृष्णा एराडी। तो यहाँ पर इन्होंने इसको हेड किया और साथ ही साथ में इस पूरे मुद्दे को देखा, इसको इवैल्यूएट किया और इवैल्यूएट करने के बाद में 1987 में 2 साल बाद ये अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत भी करते हैं और उसमें ये बोलते भी है कि देखो जो वाटर शेयरिंग है वो होनी चाहिए और जो वाटर शेयरिंग है उसको बढ़ा देना चाहिए पंजाब और हरियाणा दोनों के पास में। मतलब पंजाब को भी पानी मिलेगा, हरियाणा को भी मिलेगा, पंजाब को ज़्यादा मिलेगा, हरियाणा को थोड़ा सा कम मिल जाएगा, लेकिन दोनों के पास पानी पहुंच जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर बात होती है, उससे भी बात बनती नहीं है, तो मामला वहाँ पर ही ठंडा पड़ जाता है। फिर आगे कहानी बढ़ते बढ़ते साल आता है 1996 का। अब हरियाणा फिर से इस मुद्दे को उठाता है, हरियाणा बोलता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वो कहता है कि देखो पंजाब से बोला जाए कि वो इस SYL लिंक के ऊपर काम करे, इस कैनाल को बनाए, ऐसा यहाँ पर हरियाणा डिमांड करता है सुप्रीम कोर्ट से 1996 के अंदर में। तब उसकी सुनवाई होने के बाद में 2002 से लेकर 2004 के बीच में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पंजाब से बोलता है कि भैया अपना काम पूरा करो। काम पूरा करने का मतलब पता है क्या है? देखो, काम पूरा करने का मतलब यह है कि जब आप लोग पंजाब और हरियाणा के बीच का बॉर्डर देखते हो, कुछ इस प्रकार से ऊपर पंजाब हो गया, नीचे हरियाणा हो गया, तो इन बॉर्डर्स के अंदर आपको एक चीज़ दिख रही है, कैनाल ऐसे बनाया जा रहा है, ये रहा डॉट डॉट वाला जो है ना, ये पूरा कैनाल बनाया जा रहा है। तो बात यह है कि हरियाणा ने अपनी तरफ से तो पूरा खुदाई वगैरह करके कैनाल तैयार कर दिया है, पूरी तरह से रेडी है यहाँ से, ठीक है ना, हरियाणा की साइड से पूरी तरह से रेडी है, लेकिन पंजाब की साइड से स्टार्ट हुआ ही था तभी बवाल हो गया, तब से वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन चला नहीं है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो पंजाब है इसकी साइड से कनाल अधूरा पड़ा हुआ है, हरियाणा ने तो तैयार कर लिया है। तो बोला यह जा रहा है कि पंजाब भी इस कनाल को तैयार कराए और जैसे यहाँ पे तैयार हो जाएगा पानी यहाँ से छोड़ा जाएगा और यहाँ तक यमुना नदी तक पहुँचेगा पानी, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर मेंशन की गई। तो 2002 से लेकर 4 के बीच में सुप्रीम कोर्ट पंजाब से बोलता है कि भाई आप अपने हिस्से में कनाल को पूरा करो, हरियाणा तो पूरा कर चुका है, आप अपने हिस्से में बना लो। अब क्या हुआ, पंजाब के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जोर पड़ने लगा, तो पंजाब ने क्या किया, 2004 में एक एक्ट ही पास कर दिया, उसका नाम था पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट। यानी कि ये जो एग्रीमेंट किया गया था पानी के शेयर को लेकर कि हाँ वाटर को शेयर किया जाएगा, वो एग्रीमेंट हम लोग हटा रहे हैं, उसको हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पानी नहीं देंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात भी यहाँ पर पंजाब मानता नहीं है कि हम लोग यहाँ पर कोई भी ये एक तरीके से पानी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये जब एक्ट लेकर आते हैं कि अब हम लोग नहीं सुनेंगे, एग्रीमेंट ख़त्म कर देंगे, तो उसके बाद ये मामला कुछ सालों तक खिंचता है, फिर उसके बाद फिर ठंडा पड़ जाता है। फिर 2016 में फिर से इस मामले को उठाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करता है और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए बोलता है कि देखो पंजाब जो है ना इस एग्रीमेंट से पीछे नहीं हट सकता, जो प्रॉमिस किया गया था वाटर शेयरिंग का वो होगा
और ये टर्मिनेशन एक्ट वगैरह यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा। ये जो एक्ट है उसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड बोल दिया, यानी पंजाब को अब वाटर शेयर करना ही होगा, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है। फिर साल 2020 में आप देख पाओगे सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों यहाँ पर स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को बोला कि आप निगोशिएट करो और ये जो कैनाल इशू है इसको थोड़ा सा सेटल करो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि वापस से कोई भी बात बनती नहीं है और लगातार ये जो डिस्प्यूट्स है वो बने रहते हैं। मतलब अभी तक साल 2022 तक अगर आप देखोगे 1960 से लेकर साल 2022 आ चुका है, अभी तक यहाँ पर कोई भी इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकला है। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है कि भैया दोनों चीफ मिनिस्टर्स बैठो और इस पर्टिकुलर इशू को सुलझाओ, ठीक है ना, इसके ऊपर बातचीत करो, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है इस इशू को खींचते खींचते। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सवाल यह है कि आखिरकार ये पंजाब पानी को क्यों नहीं शेयर करना चाह रहा है। दूसरा सवाल, हरियाणा को क्यों पानी चाहिए। तो आओ इसको देखते हैं। पंजाब ने यहाँ पर कुछ आर्गूमेंट्स दिए हैं। पंजाब का कहना यह है कि अगर देखो पहले से ही हमारे यहाँ पर पानी जो है ना, जो बह रहा है उसकी कमी है, और अगर हम लोगों ने पानी शेयर करना स्टार्ट कर दिया, ये सतलज नदी का पानी दिया हम लोगों ने हरियाणा को, तो इससे पंजाब के जो बहुत सारे एरियाज़ हैं वो सूखे पड़ जाएंगे 2029 के बाद से। और आज के टाइम पर पंजाब के अंदर बहुत सारी फसलों का प्रोडक्शन होता है, वीट बहुत सारा उगाया जाता है, हर साल 70,000 करोड़ तक का यहाँ पर प्रोडक्शन किया जा रहा है धान का और इन वीट का। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें बुरी तरह से अफेक्ट करेंगी, तो हम लोग कैसे एग्रीकल्चर करेंगे, ऐसा यहाँ पर पंजाब का एक आर्गूमेंट है कि यहाँ पर पानी को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी। दूसरी तरफ हरियाणा का कहना यह है कि देखो हमारे यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, ठीक है ना, हमारे यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो चुका है, 1700 फीट तक डाउन हो चुका है, तो हमें पानी चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर वो जो अग्रीमेंट है उसी को ही फॉलो करेंगे और वहाँ से हम लोग को पानी चाहिए ताकि हम लोग भी यहाँ पर अच्छे से थोड़ा सा सर्वाइव कर पाएँ। तो ये दोनों के यहाँ पे अपने आर्गूमेंट देखने को मिलेंगे, दोनों ही अपने पॉइंट पर बिल्कुल सही देखने को मिलेंगे। इस वजह से जो डिस्प्यूट अभी तक रिजॉल्व हो भी नहीं पाया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सतलज और यमुना जो ये दोनों रिवर्स है ना, इनके कुछ की हाइलाइट्स को जान लो, क्योंकि डायरेक्टली आपको ये प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे। जैसे बात करते हैं सतलज की, तो सतलज का जो एंशिएंट नाम है ना वो है ज़ेरेड्रोस, एक एंशिएंट ग्रीक है ज़ेरेड्रोस, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पर शतद्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं, शतद्रु या शतुद्री, ये संस्कृत में आपको नाम देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि जो सतलज नदी है वो कहाँ से निकल कर आ रही है, तिब्बत से। उसके बाद में ये जॉइन हो जाती है इंडस के अंदर, ठीक है ना, इंडस की एक ट्रिब्यूटरी आप कह सकते हो। तो इंडस नदी जो कि इंडिया से निकलकर पाकिस्तान से होती हुई फिर उसके बाद में अरेबियन सी में गिरती है ना, उस इंडस रिवर की बहुत सारी सहायक नदियाँ, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, और उन ट्रिब्यूटरीज़ में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज भी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। बाकी मैंने आपको बता दिया सतलज नदी कहाँ से निकलती है, हिमालय से आती है। बेसिकली यहाँ पर जो साउथ वेस्ट तिब्बत वाला रीजन है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती हुई नज़र आती है। ये पर्टिकुलर इशू था, देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अभी तक मतलब साल 2022 जब से स्टार्ट हुआ है तब से ये चौथी या पाँचवीं बार न्यूज़ में आया है, और पिछले साल मतलब हर साल न्यूज़ में रहता है। तो आपको बहुत अच्छे से इसको घोल के पी लेना है। वैसे समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ पर बात आपको ज़्यादा मतलब याद रखने की ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि चीज़ों को समझोगे कनेक्ट करके सारे पॉइंट्स को, तो आराम से समझ में आएगा, जैसा कि अभी ये आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना है कि वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको आप लोग प्रेस करो, एक सपोर्ट करो, 5K प्लस लाइक्स तक यहाँ पर जो टारगेट है उसको अचीव करवाओ, जैसा आप लोग करवाते हो। 1 सेकंड लगेगा यार, इतनी देर में आप लोग कर सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज़ को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब इंडिया बांग्लादेश वाला आर्टिकल कवर करा था, तो ये बोला था कि आगे भी इंडिया बांग्लादेश को लेकर कुछ आर्टिकल्स आए हैं। तो एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। अभी कल क्या होता है, बांग्लादेश के पीएम हमारे पीएम के बीच में काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ। तो बांग्लादेश यहाँ पर अपनी एक विश लिस्ट शेयर करता है, यानी कि बांग्लादेश चाहता है ये डिफेंस आइटम्स को भारत से परचेज करना। यहाँ पे कुछ आइटम्स है जिसको ये परचेज़ करना चाहता है। वो आइटम्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पर समझाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने पूरी लिस्ट तैयार करी है। इसके अंदर कुछ आपको शिप देखने को मिलेंगे, ऑयल टैंकर देखने को मिलेंगे, जो कि बांग्लादेश अपनी नेवी के लिए चाहता है इसको परचेज़ करना। फिर उसके बाद में डिटेलिंग से यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे कि बांग्लादेश ने अप्रूव किया है कि लगभग ये जो 5 ब्रिगेड लेयर टैंक है, जिसको हम लोग BLT-72 के नाम से जानते हैं, उसको परचेज़ करेगा।
देन यहाँ पर 7 पोर्टेबल स्टील ब्रिजेस हो गए, उनको परचेज़ करेगा। देन 11 माइन प्रोटेक्टिव जो व्हीकल्स हैं ना, जो टाटा ग्रुप ने बनाए, उनको परचेज़ करेगा। इनकी आगे कॉस्ट यहाँ पर मेंशन करी गई है, यहाँ पर अपनी दिलचस्पी दिखाई है। साथ ही साथ में बांग्लादेश की जो आर्मी है ना, उसके लिए यहाँ पे बांग्लादेश परचेज़ करना चाहता है महिंद्रा SUV 500 जो ऑफ रोड व्हीकल है वो। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर मेंशन किया कि कुछ हैवी रिकवरी व्हीकल्स चाहता है, कुछ यहाँ पे आर्मर्ड चाहता है, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स चाहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे बांग्लादेश अपनी आर्मी के लिए चाहता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। देन फिर उसके बाद में ये मैंने पॉइंट आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि जो अभी यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, उस डिस्कशन में काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। एग्रीमेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, साइबर स्पेस को लेकर, सैटेलाइट को लेकर, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर ये एग्रीमेंट्स करे गए हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात है, इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा पढ़ने वाला नहीं है, बस खाली यहाँ पर एक मतलब कुछ ऐसा पेपर के लिए लिखने वाला नहीं है। आप लोग एक बार रीड करके इसको स्किप कर सकते हो, ये याद रहेगा। आने वाले टाइम पर कुछ ना कुछ इसके बारे में जब चर्चा होगी तो आराम से आप लोग कनेक्ट कर पाओगे, तो ये उसमें हेल्प करेगा। अब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये छोटा सा आर्टिकल है। इस वाले आर्टिकल में ना एक स्पीशी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और आपको पता होगा स्पीशीज़ इन न्यूज़ का एक टॉपिक है जो कि हमेशा से UPSC का फेवरेट रहा है। हर साल हम लोग देखते हैं एक ना एक स्पीशी को लेकर क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो अभी यहाँ पर एक स्पीशी चर्चा में आ चुका है जिसका नाम है हिल्सा फिश। मछली है एक जिसका नाम है हिल्सा। तो हुआ ये कि जो ये मछली है ना, ये कोलकाता तक पहुँच चुकी है। मतलब बांग्लादेश ने यहाँ पर अलाउ कर दिया है कि हाँ, हम लोग इस वाली मछली को अब एक्सपोर्ट करेंगे। ये मछली बांग्लादेश के अंदर पाई जाती है, तो बांग्लादेश ने अलाउ कर दिया है कि हम लोग लगभग 2450 टन्स तक जो फ़िश है ना, उसको हम लोग यहाँ पर इंडिया को देंगे, ठीक है ना। PM की विजिट तो हो ही रही थी, उसके साथ साथ यहाँ पर ये कोइंसिडेंस देखने को मिला कि बांग्लादेश ने इस चीज़ का अप्रूवल भी दे दिया है। और इनफैक्ट मेंशन किया गया कि आज हम लोगों ने लगभग 8.5 टन जो है ना हिल्सा मछली की, जो बांग्लादेश से आती है, इस मछली का इतना सारा हम लोगों ने जो अमाउंट है वो रिसीव कर लिया है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर आप देख पाओगे ये मछली पहुंच चुकी है, कोलकाता के अंदर पहुंच चुकी है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो हिल्सा फिश यहाँ पे न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ने यहाँ पर इसको वापस से इंडिया को एक्सपोर्ट करना अलाउ कर दिया है। अब वापस वर्ड यूज़ क्यों किया गया है? मैं वापस वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर देखो बांग्लादेश ने क्या किया था ना, साल 2012 के अंदर इस मछली का जो एक्सपोर्ट है वो बैन कर दिया था। इंडिया में हम लोग ये वाली मछली एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा बांग्लादेश ने डिसाइड किया था। तो साल 2012 के बाद से 2019 से थोड़ी थोड़ी छूट मिलनी चालू हुई थी, लेकिन अभी साल 2022 के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारा एक्सपोर्ट करने का डिसाइड कर दिया है बांग्लादेश ने, इस वजह से ये न्यूज़ में है। अब थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड पढ़ते हैं जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। जैसे कि जो हिल्सा फिश है वो क्या है। हिल्सा फिश की जब हम लोग बात करते हैं, जब भी आप लोग किसी भी जानवर के बारे में या किसी भी एनिमल के बारे में पढ़ रहे हो जो कि न्यूज़ में है, उसका IUCN स्टेटस हमेशा पढ़ लिया करो। तो IUCN स्टेटस में हिल्सा फिश लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में, मतलब अच्छी खासी प्रजाति इसकी देखने को अच्छी खासी संख्या इसकी देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। अब जो हिल्सा है ना, एक ऐसी स्पीशी, एक ऐसी प्रजाति आपको देखने को मिलती है जो कि क्लूपेडी फैमिली से बिलोंग करती है। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इंडिया के अंदर भी एज अ फूड की तरह इसका कंजम्पशन किया जाता है, काफ़ी सारी जगह पर काफ़ी पॉपुलर यहाँ पर मानी जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखोगे ना तो बांग्लादेश की नेशनल फ़िश है ये हिल्सा फिश। साथ ही साथ में इंडिया के अंदर जो वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा स्टेट्स है ना, तो वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा का स्टेट सिंबल भी यहाँ पर ये हिल्सा फिश ही है, ठीक है ना। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। साथ ही साथ में मेंशन ये किया गया, बांग्लादेश के लिए फ़िश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से बांग्लादेश की बहुत सारी इकोनॉमी जनरेट होती है। मेंशन ये किया गया, इस फिश की वजह से लगभग यहाँ पर बांग्लादेश जो है ना 1.15 GDP को एक तरीके से गेन कर पाता है, एक सपोर्ट मिल पाता है बांग्लादेश को इस मछली की वजह से। इस मछली का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि यहाँ पर इसका प्रोडक्शन करने के बाद में इसको एक्सपोर्ट वगैरह करके बांग्लादेश काफ़ी सारी कमाई करता है। अब आते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर, इस हिल्सा मछली के अंदर स्पेशल क्या है। देखो जब आप लोग इसका इतिहास देखते हो ना, तो ये माइग्रेट करी है, यानी कि बांग्लादेश से ये मछली पहुंची है इलाहाबाद तक, गंगा रिवर सिस्टम के अंदर यहाँ पर ये पहुंची है, तो मतलब माइग्रेट करी है, एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी पर्टिकुलर जगह पर जाना। हालांकि एक ये सॉल्ट वाटर फिश यानी खारे पानी में रहना इसको पसंद है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से गंगा रिवर तक माइग्रेट करी है। ये इसका एक इतिहास है, आपको ध्यान रखना है। अब एक बात ये भी आती है कि जो ये फिशरी सेक्टर है वो इंडिया के अंदर कैसा है। यहीं पर मैं आप लोगों को एक और एक्स्ट्रा पॉइंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये आप लोग मेंस वगैरह या कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो।
इंडिया के अंदर जो फिशरीज सेक्टर है वो कैसा है, ये न्यूज़ में था जुलाई के मंथ में, क्योंकि नेशनल फिशरीज डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, तब ये डेटा यहाँ पर सरकार ने रिलीज़ किया था। तो वो डेटा मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। फिशरीज सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे बड़ी बात, अगर आपसे पूछा जाए सनराइज सेक्टर किस चीज़ से संबंधित है, तो सनराइज सेक्टर को हम लोग फिशरीज सेक्टर बोलते हैं, यानी ये जो मछली वाला हमारा सेक्टर है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो फिशरीज सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनफैक्ट इंडिया के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो इसी को हम लोग सनराइज सेक्टर बोलते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में बताया गया जो फिशरी सेक्टर है ना, इसकी वजह से आज के टाइम पर इंडिया के अंदर भी बहुत सारी जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलती है। कैसे, इसको समझो। इंडिया जो है ना आज के टाइम पर सेकंड मेजर प्रोड्यूसर है मछलियों का। मछलियों को दूसरे नंबर पर प्रोड्यूस करने वाली कंट्री की कैटेगरी में हम लोग आते हैं पूरे दुनिया भर में। प्लस हम लोग चौथे बड़े एक्सपोर्टर हैं। देखो प्रोड्यूसर भी हैं, बहुत सारा प्रोड्यूस करते तो एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे, तो चौथे नंबर पर आने वाले लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की कैटेगरी के अंदर भी आते हैं। दुनिया भर में जिसका फिश, जितना भी फिश का प्रोडक्शन होता है, जितना भी यहाँ पर मछलियों का उत्पादन होता है दुनिया भर में, उसमें 7.7% का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की साइड से देखने को मिलेगा। अब ऑब्वियस ही बात है, इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे कंट्रीज़ को बेच रहे हैं, उससे हमारी इकोनॉमी जनरेट हो रही है, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को जॉब्स भी मिल रही होंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा होगा। तो बिल्कुल सही बात है, वही यहाँ पर देखने को मिलता है। तो लगभग आज के टाइम पर इस फिशरी सेक्टर की वजह से या फिर इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर 2.8 करोड़ के आसपास जो लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपनी रोटी यहाँ से कमा लेते हैं, उनका लाइवलीहुड यहाँ पर चलता है। तो अपने आप में बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस सेक्टर के अंदर, ऐसा आप लोग कह सकते हो। तो आर्टिकल की भले ही छोटा सा था लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ ये आर्टिकल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफ्रीकन चीता के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं पिछले कई सालों से, है ना। और इस साल तो लगातार चर्चा में आया है, क्योंकि ये जो अफ्रीकन चीता है इसको हम लोग लेकर आने वाले हैं भारत के अंदर वापस से, क्योंकि इंडिया के अंदर ये चीता ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज से इसको लिया है और इस साल ये आ जाएगा। इंतज़ार कर रहे हैं कब आएगा, बहुत लंबे समय से इंतज़ार चल रहा है। आज से 25 दिन पहले आर्टिकल कवर किया था, तो 25 दिन हो चुके हैं, तो इस वजह से इसको हम लोग वापस से कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल में मेंशन किया गया कि जो अफ्रीकन चीता है ना, वो पीएम मोदी के बर्थडे पर आ सकता है। अब पीएम मोदी का बर्थडे कब है, वो है 17 सितंबर को। तो ये बेसिकली यहाँ पे बोला गया है, जो लंबे समय से हम लोग अफ्रीकन चीता के अराइवल का वेट कर रहे हैं कि कब इंडिया के अंदर आएगा, तो उसका इंतज़ार ख़त्म हो सकता है 17 सितंबर को। ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के थ्रू, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। फिर मैंने आपको बता दिया 17 सितंबर को बर्थडे होने वाला है। फिर यहाँ पर मेंशन किया जाता है जो चीता ये कहाँ पे आएगा, कुनो पालपुर नेशनल पार्क के अंदर यहाँ पर इन चीता को लेकर आया जा रहा है। ये हम लोगों ने अग्रीमेंट किया है अफ्रीकन कंट्रीज से, जैसे नामीबिया हो गया, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, इनसे हम लोग इस चीता को परचेज़ कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर इस आर्टिकल में देखने को मिलेगी। लेकिन आर्टिकल में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो इनफ नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे, अफ्रीकन चीता के बारे में जानेंगे, प्लस और भी बहुत सारी जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उनको कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इंडिया ने क्या बोला है कि हम लोग साउथ अफ्रीका, नामीबिया से जो चीता है वो परचेज़ कर रहे हैं, और वो जो चीता है वो कहाँ पे लेकर आया जाएगा, मध्य प्रदेश के कोनो पालपुर नेशनल पार्क के अंदर इसको लेकर आया जाएगा, वहाँ पे वापस से रिलोकेट किया जाएगा। क्योंकि भारत के अंदर जो चीता है ना, वो आखिरी बार जो देखा गया था वो लगभग आप कह सकते हो 1947 में। 1947 में लास्ट जो चीता था वो भी ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने 1952 के अंदर चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि इंडिया के अंदर चीता विलुप्त हो गया, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। फिर अब यहाँ पर कुछ टाइम बाद हम लोग डिसाइड ये कर रहे हैं कि हम लोग को वापस से चीता चाहिए। अब चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, दूसरे देश से मंगा रहे हैं, इनफैक्ट दूसरे कॉन्टिनेंट से हम लोग मंगा रहे हैं। अब चीता की जब बात आती है तो उसके बारे में कुछ बातें जान लेना। चीता जो है ना, अपने आप में एक ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीशी है, एक बहुत पुरानी स्पीशी देखने को मिलेगी जो कि मायोसीन एरा से बिलोंग करती है। मायोसीन एरा यानी कि आज से 5 मिलियन साल पुराने एरा देखने को मिलेगा। आज से 5 मिलियन साल पुरानी प्रजाति है यह चीता। जो चीता है यहाँ पर दुनिया का एक फास्टेस्ट लैंड एनिमल देखने को मिलेगा, जो कि अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो चीता है वहाँ पे भी पाया जाता है और एशिया में भी पाया जाता है। एक बात ध्यान रखना, अफ्रीकन चीता और एशियन चीता के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है।
जो अफ्रीकन चीता है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर चीता पाया जाता है, लेकिन एशियन चीता की संख्या बहुत कम है, लगभग 100 भी नहीं है। और ये जो एशियन चीता है ये सिर्फ एक ही देश के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, वो है सिर्फ और सिर्फ ईरान। ये बात यहीं पर नोट डाउन कर लेना। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अफ्रीकन चीता के बारे में। अफ्रीकन चीता का साइंटिफिक नेम क्या है, एसिनोनिक्स जुबैटस, इसका यह साइंटिफिक नेम है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे तो हल्का सा ब्राउनिश कलर देखने को मिल जाता है इसका। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो यहाँ पे ऑल ओवर द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, मतलब कि हर एक अफ्रीकन कंट्री के अंदर आपको हज़ारों की कगार में ये चीता देखने को मिलते हैं। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अफ्रीकन चीता का प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है। IUCN के अंदर इसको वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है। देखो भले यहाँ पर हो अच्छी खासी पॉपुलेशन, उसके बावजूद भी वनरेबल कैटेगरी में है, यानी कि संख्या फिर भी कम है और इसको अभी भी यहाँ पे बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग अगर बचाएंगे नहीं, प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तो यही संख्या कम होते 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 पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और ये भी ख़त्म हो गई तो चीता दुनिया भर से ख़त्म हो जाएंगे। एक टाइम पे याद आएगा कि हाँ ये इस चीता कोई जानवर हुआ करता था, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये हो गए IUCN की बात। अब बात करें साइट्स की, तो साइट्स में अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है, यानी कि इंटरनेशनल जो ट्रेड वगैरह है ना, इसके ऊपर रोक लगाई गई है। बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको शेड्यूल 2 में रखा गया है, मतलब इसको हाईली प्रोटेक्शन दी गई है और एक रिगोरस प्रोटेक्शन दिया जाएगा। कोई इसकी हंटिंग वगैरह करता है तो उसके ऊपर हाई पेनल्टीज चार्ज की जाएंगी। तो ये आपको बात देखने को मिलेगी अफ्रीकन चीता के बारे में। अब बात आती है एशियाटिक चीता के बारे में। एशियाटिक चीता का साइंटिफिक नेम है एसिनोनिक्स जुबैटस वेनेटिकस, बाद में इसमें वेनेटिकस ऐड हो चुका है बस। फिर उसके बाद में अफ्रीकन चीता से थोड़ा सा छोटा देखने को मिलता है ये एक तरीके से एशियाटिक चीता। अब एशियाटिक चीता की जो हम लोग बात करते हैं ना, तो ये मतलब 100 से भी कम आपको देखने को मिलेंगे और केवल ईरान के अंदर आज के टाइम पर ये प्रेजेंट है। प्रोटेक्शन की बात करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, अब देखो अफ्रीकन चीता वल्नरेबल कैटेगरी में था, वल्नरेबल के बाद एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड के बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये कैटेगरीज आती हैं। मतलब वल्नरेबल कैटेगरी में मतलब अच्छी खासी संख्या है अभी, लेकिन एंडेंजर्ड कैटेगरी में संख्या कम हो चुकी है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में बहुत ही संख्या कम हो चुकी है ना, 100 से भी कम है, बहुत कम है पूरे दुनिया में। अगर ये भी ख़त्म हो जाएंगे तो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आ जाएगा वो, मतलब कि प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। बाकी इसको साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। इंटरनेशनल व्यापार के ऊपर रोक है। बाकी यहाँ पर जो भी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर शेड्यूल 2 में रखा गया है। अगेन यहाँ पर प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा की जाती है। अब क्वेश्चन यह है कि चीता को इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न यह है कि इनको खतरा बहुत ज़्यादा है। खतरा है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है ना। इंसान या जानवर के बीच में कोई विवाद हो जाता है, उसकी वजह से या तो इंसान की जान चली जाती है, जानवर की जान चली जाती है, तो इसमें यहाँ पर चीता भी इंक्लूड हो सकता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरा जो थ्रेट है ना, वो है इसकी हंटिंग बहुत की जाती है, लीगल तरीके से ट्रैफिकिंग, इसकी तस्करी बहुत की जाती है। तो ये भी यहाँ पे रीजंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा रीज़न है, आज के टाइम पर डिफॉरेस्टेशन वगैरह इतनी तेज़ी से किया जा रहा है, जंगल वगैरह इतनी तेज़ी से काटे जा रहे हैं, तो जानवर की जो जगह है जहाँ पे वो रह रहा है वो जगह भी लगातार डिस्ट्रॉय की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जानवर की डेथ हो जाती है या उनके लिए अच्छा सर्वाइवल नहीं है। फिर यहाँ पर मेंशन किया गया क्लाइमेट चेंज जो है ना, ये अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर जानवरों के लिए क्रिएट हो रही है, जिस प्रकार से लगातार गर्मी इंक्रीज़ हो रही है। अब चीता को प्रोटेक्शन देने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, तो इंडिया ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने 260 करोड़ का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि हम लोग चीता को वापस से रीइंट्रोड्यूस करेंगे, है ना, यानी कि वापस से रिलोकेट करेंगे, जैसे कि अभी हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज से लेकर आ रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग कहाँ पे लेकर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर जो कुनो नेशनल पार्क है ना, यहाँ पर इन चीता को वापस से लेकर आया जाएगा। अच्छा, इसी में क्यों लेकर आया जा रहा है, क्योंकि माना जाता है यहाँ पर ही चीता पहले बहुत सारे रहा करते थे, तो उनके लिए एक सूटेबल जगह है, तो अफ्रीकन चीता को लाकर भी हम लोग यहीं पर छोड़ेंगे। अब जो कुनो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश का ना, ये बेसिकली यहाँ पर बोला जाता है कि अपने आप में एक यूनिक डेस्टिनेशन है। यहाँ पर पहले से काफ़ी सारी अलग अलग जानवरों की प्रजातियाँ हैं, चीतल, सांबर, नीलगाय, वाइल्ड पिग, चिंकारा, कैटल, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं पर हम लोग इस चीता को भी लेकर जाने वाले हैं।
आई होप आपको यहाँ पर ये सारे का सारा जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से क्लियर हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम के लिए, ध्यान रखना। now आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल को देखोगे, यहाँ पर मेंशन किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर यानी केंद्र सरकार और स्टेट यानी राज्य सरकार इन दोनों से बोला है टू एले EWS कोटा कंसर्न, यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कोटा को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा शांति बनाओ, और यहाँ पर बेसिकली कुछ आप कह सकते हो कि अपना जो मतलब सोल्यूशन है वो लेकर आओ। क्योंकि EWS कोटा जो है ना, ये आप देखोगे तो इसको लेकर जब से ये आया है तब से इशू बना हुआ है। अब इशू क्या है वो यहाँ पे समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मेंशन किया है, जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था इस पूरी तरीके से, मतलब जांच पड़ताल कर रहा था इस कोटा की, EWS कोटा की, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। और वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं? देखो, पहली बात EWS है क्या? आपको पता है कंट्री के अंदर हमारे रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन के अंदर आप देखोगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और साथ ही साथ में OBC वालों को रिजर्वेशन दिया गया है। अब यहाँ पर ये लोग जो है ना, इन तीनों कैटेगरी के अंदर आपको पता है 50% का रिजर्वेशन दिया गया है। इसके अलावा बाद में क्या किया गया, 10% का रिजर्वेशन और दिया गया EWS वाले लोगों को। यानी कि इन तीनों कैटेगरीज के अलावा सारे लोग कौन बचे? जनरल कैटेगरी वाले बचे। अब इन लोगों के अंदर में भी जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर हैं, पुअर हैं, ठीक है नहीं है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर 10% का कोटा बना दिया गया, 10% का रिजर्वेशन बना दिया गया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो SC ST OBC अलग है, उसके अलावा यहाँ पर 10% का रिजर्वेशन EWS के लिए लेकर आया गया था। तो उसी रिजर्वेशन को लेकर कुछ यहाँ पर डिस्प्यूट्स बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर मेंशन ये किया गया कि यहाँ पे आप देखोगे ना, EWS के बारे में पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया, जो 10% EWS का कोटा है वो लेकर आया गया था एक अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, एक संशोधन हुआ था। वो कौन सा संशोधन है? वो है 103वां, या फिर आप कह सकते हो 103rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 का। इसके थ्रू यहाँ पर 10% EWS कोटा दिया गया था। अब जब ये संशोधन किया गया था तो मतलब किसी ना किसी आर्टिकल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करे होंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ था, हमने आर्टिकल 15 के अंदर क्लॉज 6 को ऐड कर दिया, आर्टिकल 16 के अंदर क्लॉज 6 को ऐड कर दिया था। तो आर्टिकल 15-16 के अंदर कुछ चेंजेस करने के बाद में 10% यहाँ पर EWS कोटा को दिया गया। EWS का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन लोगों को यहाँ पर एक सपोर्ट दिया जाएगा, उनको एक रिजर्वेशन मिलेगा जॉब्स के अंदर में या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर में एडमिशन्स जो होते हैं उसके अंदर उनको यहाँ पर ये सपोर्ट मिलेगा। और मैंने आपको बताया कि देखो, ये बेसिकली वो लोग हैं जो कि पुअर कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। अब है क्या कि इनके अलावा बाकी जो SC ST OBC जो है ना, उनके लिए अलग से आपको ये देखने को मिलता है। यानी कि SC ST जो OBC हैं उनके लिए 50% का रिजर्वेशन अलग है, उसके अलावा यहाँ पे 10% का रिजर्वेशन अलग से EWS को दिया गया है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर? ये तो आपने बैकग्राउंड समझा। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट कुछ प्रॉब्लम्स बताता है। प्रॉब्लम ये बताता है कि सर आपने 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत EWS कोटा को 10% का रिजर्वेशन दिया, मतलब EWS में 10% का कोटा दिया, तो ये कहीं ना कहीं इंदिरा साहनी जजमेंट के अगेंस्ट में चला जाता है। क्योंकि एक इंदिरा साहनी जजमेंट आया था, आपको पता होना चाहिए। इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर पहला पॉइंट तो ये बोला गया था कि भैया जब आप रिजर्वेशन दोगे ना, तो जो लिमिट है वो 50% की होनी चाहिए। 50% की कोटा की लिमिट के बाहर क्रॉस नहीं होना चाहिए। और आपको पता है कि 50% रिजर्वेशन ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC को मिला हुआ है। यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा EWS वालों को दिया गया। तो बेसिकली 10% जो एक्स्ट्रा आ चुका है ना, इसकी वजह से जो इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर बताया गया था कि आप रिजर्वेशन को 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, वो जजमेंट कहीं ना कहीं ब्रीच हो गया है ना। वहाँ कहीं ना कहीं आप कह सकते हो वो उस जजमेंट का वॉयलेशन हो गया। तो पहला इशू तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है EWS कोटा। फिर यहाँ पर बताया गया, इंदिरा साहनी जजमेंट ने एक और बात बोली थी कि जब भी आप रिजर्वेशन दोगे प्योरली इकोनॉमी के ऊपर नहीं दोगे, मतलब प्योरली आप इकोनॉमी के बेसिस पर, आर्थिक स्थिति के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दोगे। लेकिन जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है ये बेसिकली आर्थिक स्थिति के बेसिस पर, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा दिया गया है। तो ये यहाँ पर कुछ कंसर्न्स हैं। इस कंसर्न के ऊपर यहाँ पर जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, ये कुछ अपनी शांति बनाएं और यहाँ पर इस कंसर्न के ऊपर अपने कुछ व्यूज़ दें
ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है। आई होप अब आपको यहाँ पर पूरी तरह से ये इशू भी क्लियर हुआ। नाउ काफ़ी सारे आर्टिकल्स थे आज, अब चलते हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। एडिटोरियल्स पर दो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से, लेकिन उससे पहले आपको पता है एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हमेशा होता है हमारा मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? आज का मेंस का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और मैंने कल आपके साथ में डिस्कस भी किया था। क्वेश्चन ये बोलता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया एंड अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू सोशो इकोनॉमिक लॉसेस, डिसेबिलिटी बर्डन एंड हॉस्पिटलाइजेशन, डिस्कस। यानी इंडिया के अंदर जिस प्रकार से ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा कि जो साइरस मिस्त्री हैं उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से कल आर्टिकल पब्लिश हुआ था जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। तो रोड ट्रैफिक्स की जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया के अंदर मौतों का। इंडिया के अंदर जो बहुत सारी मौतें हो रही हैं वो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से भी हो रही है, ऐसा बोला गया। और इन एक्सीडेंट्स की वजह से इंडिया के ऊपर ही बर्डन पड़ रहा है, लोग डिसेबल हो जाते हैं, इससे हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, सोशो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे आप क्या समझते हो? ये अपने यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिखने हैं 250 शब्दों में, और वो सारे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो है ना वो लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना और सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना। जैसे आप लोग फुल फॉर्म टाइप करोगे आपको वो चैनल मिल जाएगा, लगभग 29,000 के आसपास वहाँ पे लोग जुड़ चुके हैं जो कि अपने आंसर्स को लिख रहे हैं। आपको भी क्या करना है? अपना आंसर लिखकर सबमिट करना है। सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है यार, एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करना जैसे आपको टाइम मिलता है। एटलीस्ट अगर आप लोग दो आंसर्स पर रिव्यू करोगे तो उससे आपको भी फ़ायदा होगा, सामने वाले को भी फ़ायदा होगा, ऐसे ही वो ग्रुप चलता है। अब फ़ायदा कैसे होगा? सबसे पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपके पास में कुछ यूनिक पॉइंट्स मिलते हैं किसी दूसरे के आंसर को पढ़कर, तो उसको फटाफट लिख लो, वहाँ पे मदद मिलेगी। दूसरा, यहाँ पर जब आप लोग किसी के आंसर को पढ़ते हो उसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी तो आप उसको बता सकते हो, बहुत आराम से, बहुत प्यार से यहाँ पर उसको बताओगे तो उससे यहाँ पर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब एक कोऑपरेटिव वे में पूरा का पूरा ग्रुप चल रहा है और ऐसे ही वो ग्रुप रन करता है, तो आप लोग भी जाकर वहाँ पर उसको पार्टिसिपेट कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है ना। चलो, तो यार आज ना हिंदू में अच्छे आर्टिकल थे नहीं, तो बेसिकली यहाँ पर वही है यूके का इलेक्शन, पॉलिटिक्स वाले आर्टिकल। तो एक आर्टिकल हमारे पास में हिंदू का है और दूसरा एडिटोरियल ये वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एडिटोरियल है, आप बहुत डिटेल से यहाँ पर चीज़ों को समझोगे। ये बेसिकली लाइवमेंट का आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। इस एडिटोरियल को किसने लिखा है? गौतम बम्बावाले साहब ने लिखा है। अब गौतम बम्बावाले, मतलब आपको पता होगा जो भी मैं आर्टिकल उठाता हूँ दूसरे न्यूज़पेपर से जो एडिटोरियल लेता हूँ, क्योंकि एडिटोरियल सेक्शन आपको सभी जगह से पढ़ना इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसके पीछे का रीज़न है। रीज़न यहाँ पर यह है कि जो गौतम बम्बावाले हैं ना, जब आप इनके बारे में देखोगे ये कौन है, पहले मैं आपको बता दूँ इस एडिटोरियल में किसके बारे में चर्चा की गई है। इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में चर्चा की गई है, ये दोनों के रिलेशंस कैसे ख़राब हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इनके पॉइंट ऑफ व्यू क्यों मैटर करते हैं उसको समझने के लिए आप ये पढ़ो कि ये हैं कौन। ये बेसिकली यहाँ पर एक फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं टू चाइना, ठीक है ना, हाई कमिश्नर रह चुके हैं तो टू पाकिस्तान। इस वजह से इनके पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में लंबे समय से यहाँ पर ये कनेक्शन रहा, इनका एम्बेसडर रहे, तो बेसिकली इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये क्या बोलते हैं वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलो, सबसे पहली बात यहाँ पर गौतम बम्बाले साहब यानी कि जो राइटर हैं वो ये बोलते हैं कि देखो जो गलवान वैली का इंसिडेंट है ना, इसको अभी तक 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2 साल पूरे हो गए और 2 साल में हमने ये देखा है कि इंडिया चाइना के जो रिलेशंस है वो और ज़्यादा ख़राब हुए हैं, डिटोरेट हुए हैं, और ज़्यादा ख़राब होते चले गए। और आज के टाइम पर एक सबसे अपने निचले स्तर पर ये रिलेशन देखने को मिलेंगे, ऐसा राइटर ने मेंशन किया। राइटर ये बोलते हैं कि जो गलवान है ना, ये गलवान पर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यानी कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा लद्दाख वाले रीजन में इंडिया चाइना के बीच में, वो बेसिकली एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है। और आप देखोगे इतिहास में, तो इतिहास में इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर को लेकर पहले भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हुए हैं। जैसे चुमार को लेकर हुआ था 2014 में, देपसांग में हुआ था 2013 में, डोकलाम में हुआ था 2017 में। ऐसे बहुत सारे बॉर्डर क्लैशेस हुए हैं हमारे इंडिया और चाइना के बीच में। लेकिन ये जो 2020 में हुआ है ना लद्दाख में, गलवान वैली में, वो 2020 वाला जो डिस्प्यूट है वो बिल्कुल अलग लेवल पर है। ये थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा, ये काफ़ी डिफरेंट है बाकी सारे इश्यूज से। उसके पीछे का रीज़न पता है क्या बताया? रीज़न यहाँ पर यह है कि जो पहले वाले इश्यूज थे 2013, 14, 17 वाले, ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल थे कि भाई हाँ, मतलब एक्सीडेंट तरीके से अचानक से वो डिस्प्यूट हो गए। लेकिन जो ये 2020 वाला
लद्दाख के अंदर विवाद हुआ है, ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है, इसके पीछे यहाँ पर जो चाइना है ना, इसकी प्री प्लानिंग थी। चाइना इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर चुका था, प्री डिटरमाइन ये पूरा का पूरा इशू था। चाइना ने जानबूझकर ये इंसिडेंट यहाँ पर क्रिएट किया है गलवान वैली के अंदर में, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर मेंशन की गई। देन बताया ये गया, चाइना ने यहाँ पे सब कुछ प्री डिटरमाइन कर सही से प्लानिंग करने के बाद में क्या किया, बहुत सारे जो अपने सोल्जर्स हैं वो यहाँ पे बॉर्डर पर तैनात कर दिए। 50 से 60 हज़ार सोल्जर्स यहाँ पे चाइना ने तैनात कर दिए। अब इसके रिस्पॉन्स में हमें भी तैनात करने थे, हमने भी वही इक्वल नंबर में हमने भी 50 से 60 हज़ार सोल्जर वहाँ पर बॉर्डर पर पहुँचा दिए, जिससे यहाँ पर क्या हुआ कि बॉर्डर पर जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो तनाव है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। क्लियर हुआ। देन मेंशन ये किया जाता है कि जब इतनी सारी मिलिट्री स्ट्रेंथ उस पर्टिकुलर बॉर्डर पर बढ़ चुकी है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी ही थी, जो कि हुई भी हैं। और चाइना की हरकतें कुछ इस प्रकार से हैं जो कि कहीं ना कहीं उसके रिलेशन दूसरे कंट्री से ख़राब हो ही जाते हैं, हमने देखा है। जैसे इंडिया के साथ में जब ख़राब हुआ है ना, तो इसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि जो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी है, इन्होंने सारे अग्रीमेंट्स को वॉयलेट कर दिया है। यानी पहले काफ़ी सारे अग्रीमेंट्स यहाँ पर चाइना ने साइन करे थे, उन सारे अग्रीमेंट्स का हनन कर दिया है इनकी आर्मी ने। कैसे, इसको समझो। देखो यहाँ पे ये बोला गया था, एक पहले भी अग्रीमेंट हुआ था और उस अग्रीमेंट के अंदर मेंशन ये किया गया था कि इस LAC वाले रीजन पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले रीजन पर, इंडिया और चाइना में से कोई भी कंट्री अपने सोल्जर्स को एक दूसरों को नोटिफाई करे बिना नहीं तैनात करेगी। मतलब अगर इंडिया को यहाँ पर सोल्जर्स लेकर आने हैं तो यहाँ पर चाइना को नोटिफाई करना होगा, चाइना अगर सोल्जर्स तैनात करता है तो यहाँ पे इंडिया को इसके बारे में नोटिफाई करना होगा, बताना होगा। लेकिन बिना बताए चाइना ने क्या किया, बहुत सारे जो अपने सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए, सबको यहाँ पर फैला दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर इश्यूज़ बढ़ने लगे और इंडिया को भी वही इक्वल नंबर के अंदर सोल्जर्स को उतारना पड़ा और हम लोगों ने भी यहाँ पर अपने सोल्जर्स को वहाँ पे उतार दिया। तो बोलने का मतलब है कि जो अग्रीमेंट्स हुए हैं उस अग्रीमेंट पर चाइना टेका नहीं और वो अग्रीमेंट का वॉयलेशन यहाँ पर चाइना की साइड से देखने को मिला है। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर और क्या मेंशन किया जाता है, देखो यहाँ पे बोला यह जाता है कि ये जो प्रॉब्लम्स उठ रही हैं ना, इसके पीछे का क्या रीज़न है, मतलब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। उसके पीछे के दो सबसे बड़े कारण यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं, दो सबसे बड़े कारण। पहला कारण क्या है, पहला कारण यहाँ पर राइटर ने बोला है कि चाइना ना क्या चाहता है। देखो चाइना आज के टाइम पर चाहता है कि जो भी ये एरिया, जो भी ये टेरिटरी, एडिशनल टेरिटरी क्लेम करना चाहता है इंडिया की, वो इसको मिल जाए। मतलब ये अपना कंट्रोल चाहता है हमारी टेरिटरी के ऊपर, यानी कुछ एक्स्ट्रा टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी ये अपने अंदर लेना चाहता है, अपना एरिया उसको बताना चाहता है। वैसे यहाँ पर अक्साई चीन कब्जा रखा है, इसके अलावा कुछ एडिशनल टेरिटरीज़ को यहाँ पर ये क्लेम करता है और उस पर अपना कंट्रोल बनाना चाहता है। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न जब आप लोग देखोगे ना, दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न दिया है राइटर ने, वो ये बोला है कि चाइना चाहता है अपनी हेजोमनी बनाना चाहता है पूरे एशिया के अंदर में, क्योंकि आज के टाइम पर चाइना को टक्कर देने के लिए एशिया में बैठा हुआ है इंडिया, और चाइना चाहता है मैं अपनी हेजोमनी बनाऊं। हेजोमनी मतलब यह है कि मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप को एस्टेब्लिश करूं, और न केवल एशिया के अंदर ही, चाइना चाहता है कि मैं यूएस की सुप्रीमेसी को ख़त्म करूं, क्योंकि आज के टाइम पर जैसे पावरफुल कंट्री आप जानते हो कि हाँ अमेरिका है, चाइना चाहता है कि उसको पीछे कर मैं यहाँ पे एक सबसे पावरफुल कंट्री पूरे दुनिया भर में मैं बनूँ। वैसे यहाँ पर उसकी जो आइडियोलॉजी है वो एशिया के अंदर भी इम्प्लीमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं ये आप देख पाओगे, इस प्रकार से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इंडिया के लिए। तो ये दो स्ट्रॉन्ग रीजंस आपको देखने को मिल जाते हैं। देन उसके बाद में राइटर और क्या बोलते हैं, इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि चाइना चाहता तो है अपनी हेजेमनी को बनाना एशिया के अंदर, अपनी लीडरशिप चाहता तो है, लेकिन क्या इंडिया इसको एक्सेप्ट कर रहा है? कभी नहीं। इंडिया ने यहाँ पर सीधा सीधा मैसेज दे दिया है कि भैया देखो तुम्हारी हेजेमनी अपने पास रखो, हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और ये एक्सेप्ट करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर देखो करना क्या है, राइटर ये बोलते हैं कि हम लोग को तैयार रहना है ऐसे इवेंचुअलिटीज़ के लिए, ऐसे इवेंट्स चाइना हमारे लिए क्रिएट करता रहेगा, तो हमें इसके लिए रेडी रहना है और यहाँ पे तैनात रहना है, अपने डिफेंस को पूरी तरह से मतलब डिफेंस को वहाँ पे आज के टाइम पर बढ़ा देना है, और डिफेंस के ऊपर जो स्पेंडिंग है, जो खर्चा है, वो आने वाले 3-4 से 5 सालों में और ज़्यादा बढ़ाना है। खासकर LAC वाले रीजन में डिफेंस के मामले में और ज़्यादा डेवलपमेंट करना है, क्योंकि चाइना के कभी भी कुछ भी इवेंट्स हो सकते हैं। इस चक्कर में हमें टैकल करने के लिए पहले से तैयार रहना होगा। फिर यहाँ पर राइटर एक चीज़ और बोलते हैं, इंडिया जो है ना चाइना को इस प्रकार से कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर चाइना चाहता है, देखो चाइना ये चाहता है
कि हमारी रिलेशनशिप भी बनी रहे और मैं यहाँ पर लीडर भी बन जाऊँ। ऐसा थोड़ी ना रहेगा। मैं बॉर्डर पर डिस्प्यूट भी बने रहें और हमारे रिलेशन भी बने रहें, ऐसा तो कभी नहीं रहेगा। तो इंडिया यहाँ पर सीधा सीधा बोल चुका है, देखो भैया जो आपके रिलेशनशिप आज के टाइम पर चाइना ने ख़राब करे हैं ना, ये कहीं ना कहीं ऐसे रिलेशनशिप ख़राब हुए हैं कि दोबारा सही नहीं हो सकते। इस प्रकार से यहाँ पर इशू बनता है। क्योंकि साल 2020 में आपको पता होगा एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था जहाँ पे हाथापाई हो गई थी इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में, जहाँ पे हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। चाइना के बहुत सारे सोल्जर्स मारे भी गए थे वहीं पर, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब जो भी ये इशू क्रिएट हो रहा है, अगर चाइना नहीं करना चाहते रिलेशन सही, ठीक है, इंडिया ने यहाँ पर सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया है। सिग्नल ये है कि भैया तुम अगर यहाँ पर नहीं एस्टेब्लिश करें रिलेशन, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, लेकिन ये देखना होगा कि आप हमारी टेरिटरी के अंदर एंटर नहीं कर सकते, आप इस तरीके से यहाँ पर हमारे एरिया को कब्जा नहीं सकते। तो उसके लिए इंडिया ने सिग्नल देना स्टार्ट किया। सिग्नल कैसे दिया? हम लोगों ने अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल्स ही बदल दिए। चाइना की कंपनियों को हमने 5G ट्रायल से बहुत दूर रखा। चाइना के बहुत सारे जो एप्लीकेशन है वो बैन कर दिए हैं। बहुत सारे आइटम्स यहाँ पर चाइना के इंडिया के अंदर बैन कर दिए गए। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सिग्नल आज के टाइम पर चाइना को दिया जा रहा है कि भैया रिलेशनशिप को और ज़्यादा ख़राब ना किया जाए, और ज़्यादा हमारे लिए आप प्रॉब्लम ना बनो, वरना इंडिया और ज़्यादा चाइना को पीछे कर देगा फिर। देन यहाँ पे ऑथर एक चीज़ और बोलते हैं। ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं करने की क्या ज़रूरत है। देखो करने की यहाँ पर ये ज़रूरत है। पहला ऑथर यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाते हैं कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो चाइना है वो यहाँ से डिसएंगेज करेगा। मतलब क्या एक्सपेक्टेशन ऐसा किया जा सकता है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहाँ पर आज के टाइम पर विवाद बना हुआ है वहाँ पे चाइना पीछे हट जाएगा? क्या ऐसा सोचा जा सकता है? तो उसके लिए यहाँ पर ऑथर ने, राइटर ने 3 पॉइंट्स बोले। सबसे पहला पॉइंट देखो, पहले भी कुछ एरियाज़ में डिसएंगेजमेंट हुआ है, क्योंकि विवाद 2020 में स्टार्ट हुआ था, बॉर्डर पे काफ़ी सारी जगह पर विवाद चल रहा था, तो कुछ एरियाज़ में डिसएंगेजमेंट हुआ। डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज़ सोल्जर्स पीछे पीछे हट गए, वो एरिया खाली हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ना कि जो ये लद्दाख वाला बॉर्डर वाला एरिया है ये अलग है। यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसा डिसएंगेजमेंट आपने LAC पर नहीं देखा। फिर मेंशन ये भी किया जाता है कि कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि जो चाइना है ना, इसके साथ में जो ये LAC है ना, ये बेसिकली LOC वाला सिचुएशन बन गया है। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोगों का कहना यह है कि जो चाइना, देखो होता क्या है जब हम लोग यहाँ पर मैप ड्रॉ करते हैं, एक सेकंड में आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस खाली यह है कि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एक सेकंड को अगर हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अक्साई चीन वाला रीजन। ये क्या है? ये है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इधर क्या है? LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC के पार इधर यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन, जिसको पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है, लेकिन ये भारत की टेरिटरी है ना। तो ये LOC हो गया, ये LAC हो गया। तो LOC पर विवाद तो बहुत ही खतरनाक है हमारा पाकिस्तान से, बहुत सारे इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो बोला गया बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर बनने वाली है। LAC पर भी बिल्कुल सिचुएशन वैसी बनने वाली जैसे कि LOC पर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर चाइना जो है ना अपनी हरकतों से सुधरेगा नहीं और इस प्रकार से जो डिसएंगेजमेंट करेगा नहीं, तो यहाँ पर सोल्जर्स ऐसा हो सकता है कि हमेशा ही तैनात रहें। फिर यहाँ पे राइटर एक सोल्यूशन देते हैं। सोल्यूशन ये है कि हम लोग को शॉर्ट टर्म में अपने रिलेशनशिप ग्रो करने होंगे अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में, क्योंकि यहाँ पर चाइना चाहता है अपनी पावर को कैप्चर करना, तो चाइना को मारो गोली। अभी यहाँ पर जापान, US, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं ना, कुछ इस प्रकार की कंट्रीज़ हैं, इनके साथ में हमें रिलेशंस को ग्रो करना होगा ताकि हम लोग चाइना को पूरी तरह से चैलेंज कर सकें, चाइना के चैलेंज को टैकल कर सकें, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ पर पूरी तरह से सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके हैं। चलो फिर अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एडिटोरियल पर। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल आपको दिखेगा यहाँ पर, यह हिंदू के अंदर मेंशन है। यहाँ पे 2 ऑथर ने मिलकर या 2 राइटर ने मिलकर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा है। इन्होंने मेंशन किया द बर्डन दैट वेमेन बेयर। हमारी कंट्री में जो वेमेन है ना, उनके ऊपर कितना ज़्यादा भार है, उस भार को यहाँ पर इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ के अंदर शेयर किया है। पहले ऑथर मेंशन करते हैं कि देखो अभी हम लोगों ने 15 अगस्त का सेलिब्रेशन किया, 15 अगस्त को सेलिब्रेशन किया, झंडा फहराया, सब कुछ यहाँ पे किया गया, ठीक है ना। अब ऑथर ने देखो एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया, एक नाम यूज़ किया है, मालती। मालती मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने इस्तेमाल किया है कि मालती एक वेमेन है जो कि कितनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है। एक स्टोरी टाइप में यहाँ पर इन्होंने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा है। तो यहाँ पर क्या हुआ
ये बोलते हैं 15 अगस्त को झंडा वगैरह फहराया गया, सेलिब्रेशन किया गया। अब मालती अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रही है। अब वो प्रॉब्लम क्या है समझते हैं। देखो यहाँ पर मेंशन किया गया, चाहे कोई सा भी दिन हो, चाहे कैसा भी दिन हो, क्या है मालती को क्या करना है, लाइन में लगना है, पानी भरना है, पानी घर तक लेकर आना है, ठीक है ना। फिर ऐसे रोज़ाना ये काम करता रहना है। तो मालती क्या कर रही है, पहले यहाँ पर घर से 4-5 चक्कर काट रही है। 4-5 चक्कर काटने के बाद में आप कह सकते हो कि 10 से 12 जो यहाँ पर बर्तन है उसको पानी में मतलब पानी से भर भर के लेकर आ रही है घर पर। तो यहाँ पे पूरा घंटा भर लग जा रहा है उसको। घंटे भर में क्या करना पड़ रहा है, वो पानी भर भर के लेकर आ रही है घर तक। रीज़न क्या है, वाटर की सप्लाई नहीं है प्रॉपर, है ना। तो पानी भर भर कर उसको घर तक लेकर आना पड़ रहा है। वो लगातार प्रोसेस को रिपीट कर रही है। वो मालती क्या कर रही है, यही प्रोसेस मॉर्निंग में कर रही है और यही प्रोसेस इवनिंग में कर रही है। शाम को भी और सुबह दोनों समय यहाँ पे पानी भर भर के घर पर लेकर आ रही है। ये यहाँ पर आपको एक इशू देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर राइटर ये बोलते हैं कि मालती की तरह ऐसे 75% वेमेन हैं जो कि इंडिया के अंदर में रोज़ाना कुछ इस प्रकार से एफर्ट्स लगा रही हैं ताकि उनकी फैमिली पानी पी सके, उस पानी का उपयोग कर सके। ऐसा खुद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा बोलता है। NFHS 5 का जो डेटा है ना, वो यहाँ पर ये बात बोलता है कि 75% से ज़्यादा जो वेमेन हैं इंडिया के अंदर, वो कुछ इस प्रकार से एफर्ट्स लगाती हैं रोज़ाना यहाँ पर पानी को लेकर आना घर तक और इसमें घंटा भर लगना। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने फैमिलीज़ को ये सर्वाइव कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और ये जो दुख है ना, यहाँ पे नहीं ख़त्म होता है। मेंशन ये किया जाता है कि आप कह सकते हो 1 से 1.5 घंटा उसमें चला गया पानी को लेकर आना, भर के लेकर आना, ले जाने में। अब हुआ क्या, बाकी के जो घंटे बचे हुए हैं, वो जो बाकी के जो समय बचा है ना, उस समय के अंदर वेमेन को और ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन किया गया कि जब आप लोग देखोगे तो कुछ और अलग से काम करना पड़ रहा है वेमेन को। उनको काम जो है ना, एक सेकंड को वीडियो अटकने लगा था, मैं सोचा यार वीडियो रुक गया, चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। अब क्या है, उस काम के अलावा घर के भी देखोगे तो बहुत सारे बर्डन वेमेन के ऊपर देखने को मिलेगा, जैसा कि मालती के ऊपर देखने को मिल रहा है। जैसे क्या है, देखो यहाँ पर बोला यह जाता है कि मालती जो है ना, लगभग इतना सारा ट्रैवल कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा पैदल चलना। पहले क्या करना पड़ रहा था कि एक तरीके से मालती जब छोटी थी, यानी कि शादी से पहले, अभी शादी हो चुकी है तो शादी के बाद ही सब कुछ अपने परिवार को संभालना पड़ रहा है। उससे पहले जब छोटी थी तो अपने मदर के साथ में एक लंबी लाइन में लगा करती थी घंटों भर, है ना। वहाँ पे नल पर खड़ी है, पानी भर रही है। अगर नल ख़राब निकला, पहले तो लाइन लगा ली 1 घंटे की, अब वहाँ पर आप कह सकते हो नल वगैरह ख़राब है या नल के अंदर एक तरीके से कुछ इशू आ गया, तो उसके बाद यहाँ पर उनको दूर जाना पड़ता था। लगभग अपने घर से 2.5 किलोमीटर दूर जाती है, वो पानी भर कर लेकर आती है लंबी लाइन में लगकर। और वो जो पानी मिल रहा है वो एक बहुत बुरी क्वालिटी का मिल रहा है, वर्स्ट क्वालिटी का मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पर इतना सारा टाइम बर्बाद किया, इतना दूर चल के गए, वो भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कूड़े के लिए, यहाँ पे गंदे पानी के लिए। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ये यहाँ पर एक और बर्डन है वेमेन्स के ऊपर जो कि गाँव में फेस कर रही है वेमेन। फिर यहाँ पर मेंशन किया गया, चलो पानी जैसे तैसे मैनेज किया। पानी मैनेज करने के बाद में मालती क्या करती है, अपने घर का काम करना स्टार्ट करती है, जैसे कि कुकिंग करना हो गया, है ना, घर पे खाना बनाना हो गया। फिर साथ ही साथ में अब खाना जब बना रही है तो मालती की मदर क्या करती थी, मालती की मदर यहाँ पर लकड़ियों वगैरह जलाकर खाना बनाया करती थी, है ना। लेकिन मालती यहाँ पर चलो LPG का इस्तेमाल कर रही है, सिलेंडर का इस्तेमाल कर रही है। अब सिलेंडर उसने कैसे मिला, उसे सिलेंडर मिला एक योजना के तहत। और वो योजना कौन सी है, वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत यहाँ पर उसको सिलेंडर मिल जाता है, ठीक है ना। अब सिलेंडर मिलता है, पहले तो यहाँ पे वो यूज़ करती है सिलेंडर, लेकिन जैसे सिलेंडर ख़त्म होता है ना, तो उसके बाद उसको वो दोबारा से रिफ़िल नहीं करवाती है। क्योंकि दाम बढ़ जाते हैं और रिफ़िल करवाने की जो फैसिलिटीज़ है वो भी यहाँ पर उसके घर के आसपास अवेलेबल नहीं है। मतलब कहने का पर्सपेक्टिव, ये जो योजना है, ये योजना भी यहाँ पर सही से काम नहीं कर पा रही है। डिफ़िकल्टीज़ ये है कि सिलेंडर उसको रिफ़िल नहीं करवाया गया, दाम बढ़ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, फिर वापस में लकड़ियाँ जलाना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा आज के टाइम पर 52% रूरल इंडिया के अंदर हो रहा है। मतलब ऑथर एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं कि आज के टाइम पर ऐसा, मतलब कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंदर स्टार्टिंग में सिलेंडर ले लिया, ख़त्म हो गया तो उसको रिफ़िल नहीं करवाया जा रहा है, ठीक है ना। और ऐसा गांव के अंदर देखोगे तो 52% एरिया में ऐसा ही हो रहा है। ये चीज़ खुद यहाँ पर क्यू की रिपोर्ट ने बताई है, यानी काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर रिपोर्ट 2021 ने, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब फिर उसके बाद यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि मालती इतना ही नहीं, अब उसके बाद में क्या है कि उसको
जो फ्यूल वगैरह है वो भी कलेक्ट करना है। उसकी मदर यहाँ पर लगभग 1 घंटा लगभग उसमें लगा दी थी कि जो फ्यूल वगैरह है उसको कलेक्ट करना है ना। फिर उसके बाद में जो बाकी बचा कुचा टाइम है उसमें उन्हें और भी काम करना है। फॉर एग्जांपल देखो, इनके पास में रेफ्रिजरेटर नहीं है, कोई भी यहाँ पर फ्रिज वगैरह घर पर नहीं है, तो उसकी वजह से 2 से 3 चक्कर मारने पड़ते हैं फ्रेश खाना खरीदने के लिए, फ्रेश मील को परचेज़ करने के लिए। तो जब रेफ्रिजरेटर है नहीं तो डेली शॉपिंग करनी पड़ती है, 2 से 3 चक्कर मारने पड़ते हैं। अब 2 से 3 जब चक्कर मारते हैं तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो 1-1.5 घंटा लग जाता है। फिर उसके बाद में उस फूड को बनाने के बाद में सर्व करना, फैमिली को पूरी तरह से मैनेज करना। तो इन सब के अंदर ये सब कुछ यहाँ पर आप देखोगे मैनेज करना पड़ रहा है वेमेन को। फिर ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि इन सब चीज़ों के अलावा भी लास्ट में वेमेन सोचती है कि मैं कुछ कमा भी लूँ। अब वो कमाने के लिए क्या करती है, चलो एक स्विंग मशीन खरीदती है, देखिए कपड़े सिलने वाली एक मशीन यहाँ पर उसने चलो सिक्योर कर ली, किसी सरकारी स्कीम के अंदर में उसको चलो कपड़े सिलने वाली मशीन मिल गई। अब क्या हुआ, उस मशीन से भी उसको सुख नहीं मिल पा रहा है। क्या है कि देखो कुछ घंटे यहाँ पर मिल पा रहे हैं उसको। अब क्या है, जब पूरी फैमिली सो जाती है, क्योंकि दिन भर फैमिली का ध्यान रखना है, सारा काम करना है, तो फैमिली जब सो गई है ना, तो उसके बाद में यहाँ पर वो अपना थोड़ा सा अलग से काम करिए ताकि यहाँ पर कुछ अर्निंग कर सकें। कुछ घंटे यहाँ पे काम कर लिया, तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या दर्शाता है, वेमेन के ऊपर एक बर्डन। ये चीज़ यहाँ पर दिखाता है कि यहाँ वेमेन के ऊपर कितना ज़्यादा बर्डन है, वो यहाँ पर ऑथर कहने की कोशिश करते हैं। फिर ऑथर यहाँ पर मेंशन करते हैं कि देखो इसकी चक्कर में, क्योंकि मतलब जो बचे कुछ घंटे थे उसमें काम करा, ना नींद पूरी हो पा रही है ना कुछ हो पा रहा है, इसके चक्कर में बहुत सारे डिसऑर्डर्स वेमेन सफ़र कर रही हैं। इम्यूनिटी बहुत कम है वेमेंस के अंदर में, और खासकर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना। फिजिकली यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा कमज़ोर सी हो जाती हैं इस प्रकार से अगर यहाँ पर रूटीन चलता है तो। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि एक और प्रॉब्लम यहाँ पर यह निकल कर आती है गर्ल्स के लिए, एजुकेशन की प्रॉब्लम यह है कि आपको पता होगा जो मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स उनको प्रॉपरली एजुकेशन मिलती नहीं है, और ऐसा ही देखने को मिला है। बॉयज़ के कंपैरिजन में गर्ल्स को एजुकेशन बहुत कम मिली है, ऐसा हम लोग देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा बर्डन यहाँ पर पड़ जाता है। उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता है गर्ल्स को जब प्रॉपरली एजुकेशन नहीं मिलती है, उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, मेंटल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, ये बताया गया। तो कहने का मतलब यह है कि बातें ये है ना अपने आप में बहुत बड़ी हैं, ये अपने आप में जो इशू है ये बहुत ब्रॉडर इशू है, बहुत बड़ा इशू है, इस पर थोड़ी सोचने की ज़रूरत है। सरकार को कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है, जो कि अलग अलग सरकारें हैं, यानी अलग अलग राज्य सरकारों ने कदम उठाया है। जैसे यहाँ पे गुजरात ने कुछ यहाँ पर स्कीम चला दी थी कि भाई इंडोर वाटर पाइपलाइन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि आपको घर में पानी की सप्लाई मिल जाएगी। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर ऐसा हुआ। फिर उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से कुछ और भी ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स उठाए गए। लेकिन रिसेंटली यहाँ पे एक रिपोर्ट आती है, उसके अंदर पता ये लगाया गया कि जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है, यानी कि महिलाएं जो काम के अंदर पार्टिसिपेशन करती हैं, वो कम होता चला जा रहा है। मतलब फीमेल पार्टिसिपेशन रेट पहले 35% के आसपास था, 35% महिलाएं काम कर रही थी, कहीं ना कहीं उनका पार्टिसिपेशन था, अब वो गिरकर 17% हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर डिमांड साइड प्रॉब्लम है, बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि डिमांड ही नहीं है ना काम करने की, तो वो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं। बाकी आपको पता होगा बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको इंडिया में देखने को मिल रही हैं। इंडिया आज के टाइम पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम से फेस कर रहा है। सबसे बड़ी बात इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा यहाँ पर प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, रोज़गार आपको अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से भी यहाँ पर ये जो वेमेन है वो बहुत कुछ सफ़र कर रही हैं। फिर ऑथर मेंशन करते हैं, देखो भारत को ना 75 साल हो चुके हैं, अब यहाँ पर 75 ईयर्स हमारे इंडिपेंडेंस को हो चुके हैं, हमारे पास में सेकेंड वेमेन प्रेसिडेंट आ चुकी हैं, और एक तरीके से वेमेन का अकम्पलिशमेंट आपको काफ़ी सारी जगह पर देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो वेमेन है ना वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं आज के टाइम पर अपने डोमेस्टिक वर्क की वजह से। तो बेसिकली यहाँ पर ज़रूरत है कि इनके लिए कुछ करना, और ज़रूरत है यहाँ पर कि जितना वेमेन यहाँ पर फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं उतना ही यहाँ पर मैन भी इक्वली कंट्रीब्यूट करें। इक्वली मैन भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। दोनों इक्वली यहाँ पर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये जो कि वेमेन को और ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, सरकार को कुछ स्कीम्स लाने की ज़रूरत है जो कि वेमेन को अलग अलग चीज़ में सपोर्ट करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाए, ऐसा यहाँ पर कहने का पर्सपेक्टिव है। आई होप आपको यहाँ पर सारी बातें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। इसके बगल में एक एडिटोरियल है, ये आपके काम का है नहीं, बेकार है। ब्रिटेन के इलेक्शंस के बारे में चर्चा की जा रही है,
तो ब्रिटेन के अंदर अभी वैसे भी आपको पता है जो लिज ट्रस हैं ये बेसिकली पीएम बन चुकी हैं, तो उनके बारे में चर्चा की जा रही है, आप स्किप कर सकते हो। इस वजह से यहाँ पर मैंने आपको बताया जो भी क्वालिटी वाली चीज़ें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन। उसके बाद में हमारे पास में एक इकोनॉमिक सेक्शन का छोटा सा आर्टिकल है, उसको भी फटाफट कवर कर लेते हैं। इकोनॉमिक सेक्शन का आर्टिकल जो है ना वो ये है, देखो यहाँ पर जो मूडीज़ है ना, मूडीज़ ने यहाँ पर ये बोला है कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, यानी कि दुनिया भर में जो भी इश्यूज़ हैं, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ आपको देखने को मिल रहे हैं, हालांकि रशिया यूक्रेन का वॉर अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इसकी वजह से इंडिया की रिकवरी के ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ऐसा मूडीज़ बोलती है। और दूसरी तरफ मूडीज़ ने क्या किया है, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, यानी कि होता क्या है, ये बेसिकली रेटिंग एजेंसी हैं, एक अंदाज़ा लगाती हैं कि यहाँ कितना ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है साल 2023 के अंदर में वो 7.6% तक का यहाँ पर इनका अंदाज़ा लगाया हुआ है कि 2023 में 7.6% के आसपास इंडिया ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मूडीज़ की बात की गई है। अगेन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको भी सिर्फ आप लोग रीड ही कर लेना, क्योंकि आप लोग काफ़ी सारे लोग डिमांड करते हो सर छोटे छोटे आर्टिकल्स का एक आध जो है उसकी हेडिंग बता दिया करो, इस चक्कर में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ऑयल मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट है, ऑयल मिनिस्टर ने बोला है कि फ्यूचर के अंदर यानी आने वाले टाइम पर जो ऑयल की सप्लाईज़ है इंडिया के अंदर में वो ज़्यादातर गल्फ़ से होने वाली है। जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वही हम लोग को ऑयल प्रोवाइड करवाएंगी। गल्फ़ कंट्री जैसे कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, यहीं से हम लोग ज़्यादातर ऑयल को परचेज़ करने वाला है, ये मेंशन किया गया। हालांकि रिसेंट टाइम में हमने रशिया से भी बहुत सस्ते दाम में ऑयल को परचेज़ किया था, बहुत सारा तेल परचेज़ किया है, लेकिन जून के महीने में परचेज़ किया था, अभी भी परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन बोला यह गया जुलाई का महीने का जब आप डेटा देखोगे तो ये परचेज़ लगातार कम हो रहा है। जो ऑयल इंपोर्ट है रशिया की साइड से वो अब धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो सऊदी अरेबिया है, इराक है, यहाँ से हम लोग लगातार ऑयल परचेज़ कर रहे हैं। तो ऑयल मिनिस्टर का कहना यह है कि आने वाले टाइम पर देखो जो सऊदी अरेबिया, इराक है, अबू धाबी, कुवैत है, ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं यहीं से बहुत सारा तेल आने वाला है। और आज के टाइम पर जो मॉस्को है ना, यानी रशिया, ये बेसिकली इंडिया का सेकंड बिगेस्ट सप्लायर है आफ्टर इराक। इराक के बाद में दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा सप्लायर आपको ये मॉस्को देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। क्योंकि अभी भी अगर हम लोग कच्चा तेल जो परचेज़ करते हैं वो रशिया से ज़्यादा गल्फ़ कंट्री से परचेज़ करते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि गल्फ़ कंट्री से हम लोग बहुत लंबे समय से परचेज़ करते हुए आ रहे हैं। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस वगैरह लग गए थे इस रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, जिस चक्कर में रशिया ने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत सस्ते में तेल दिया, तो हम लोगों ने बहुत सस्ते दाम में जो है बहुत सारा तेल परचेज़ भी किया है, ऐसा आप लोग यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर हमारी वोकेबलरीज़ को देखते हैं, आज की इंपॉर्टेंट वोकैब्स क्या हैं। वोकैब्स वैसे मैं लेकर आया था, पता नहीं कहाँ गई हैंगी। तो वोकेबलरी में आज का सबसे पहला वोकैब जो है वो है डिपोर्ट। डिपोर्ट मतलब निकाल देना, या इंग्लिश में बोले तो यहाँ पर इसको एक्सपेल आप कह सकते हो। दूसरा है स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज मतलब जांचना या इंस्पेक्ट करना। फिर हॉरिबल। हॉरिबल मतलब बुरा या नेस्टी। देन आता है सस्पिशियन। सस्पिशन मतलब संदेह या फिर इंट्यूशन। इंट्यूशन। फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर मतलब जोर देना या फिर एम्फेसाइज करना, ठीक है ना। तो ये कुछ वोकेबलरीज है जिसको आप लोग डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हो और आपको हेल्प कर सकती हैं कहीं पर भी, एग्ज़ाम वगैरह के अंदर भी, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा हमारा आज का एनालिसिस था। आई होप मज़ा आ चुका होगा, बहुत सारी बातें आपको जानने को मिली हैं, क्लियर हो चुकी हैं सारी बातें। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ऑल क्लियर ज़रूर से लिख देना। साथ ही साथ में अच्छा एक छोटा सा आर्टिकल और है। देखो होता क्या है ना, क्वाड के कुछ लीडर्स जो हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वाड के, ये पीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ और दूसरे लीडर्स हैं जिनके बीच में यहाँ पर डिस्कशन होता है। उस डिस्कशन में जो लीडर्स हैं ना वो क्या बात करते हैं कि चाइना का जो कंसर्न है वो कैसे बढ़ रहा है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में, है ना। श्रीलंका की सिचुएशन के बारे में चर्चा की जाती है, तो उसमें कुछ खास बात नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर मैंने उसको यहाँ पर स्किप कर रखा है, ठीक है ना। तो वैसे जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो डिट्टो सारी की सारी आपको कवर करवा दी गई हैं विद प्रॉपर नोट्स। नाउ फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। जो साल 2019 का क्वेश्चन था कि हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो कि राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस को प्रोटेक्शन देता है। तो इसके ऑप्शन है आर्टिकल 19, 21, 25 या फिर 29। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, दैट इज़ आर्टिकल 21। जो राइट टू मैरी है ना, ये भी बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 21 के अंडर में ही आता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है। चलो फिर इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।